एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम BA सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने जर्मन विचारधारा, फ्रांस विचारधारा और अमेरिकन विचारधारा के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम आगे बढ़ते हैं और हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए, हम मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मानव भूगोल का जो अध्ययन का जो मुख्य केंद्र है वो है मानव। मानव भूगोल के अध्ययन का जो मुख्य केंद्र है वो मानव है। कौन है? मानव। और मानव है जो प्रकृति की जो सभी क्रियाएं हैं, सभी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, उन सभी प्राकृतिक क्रियाओं से मानव प्रभावित होता है और मानव के द्वारा जो की गई सभी सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, उन सांस्कृतिक क्रियाओं से मानव पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। इस प्रकार से मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध बना हुआ है। ठीक है, मतलब जो मानव है, मानव पर्यावरण के ऊपर प्रभाव डालता भी है और पर्यावरण से मानव प्रभावित भी होता है। इस प्रकार से मानव और पर्यावरण के बीच एक आपस में एक अंतर संबंध बना हुआ है। इस प्रकार से मानव और पर्यावरण में एक अच्छा सामंजस्य बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो मानव भूगोल के अंतर्गत कुछ सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, जिसमें 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा इसका जो सिद्धांत है वो है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत। ठीक है, और तीसरा जो सिद्धांत है वो है वातावरणीय समायोजन का सिद्धांत। वातावरणीय समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार से मानव भूगोल के अंतर्गत 3 प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा है वातावरणीय समायोजन का सिद्धांत है। आज हम जिसमें सबसे पहले जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला हमारा सिद्धांत है इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए, क्रियाशीलता के सिद्धांत का मतलब है कि प्रकृति में सभी चीज़ क्रियाशील है, गतिशील है, कोई भी चीज़ इसमें स्थिर नहीं है। प्रकृति में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो क्रियाशीलता का मतलब यही है कि सभी जो तत्व है वो सभी क्रियाशील है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, इसको परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। ठीक है, इसका अन्य नाम है परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रकृति में जो सभी तत्व हैं वो हमेशा परिवर्तन होते, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, उसमें बताया गया कि वातावरण के जो सभी तत्व परिवर्तनशील है। स्वयं पृथ्वी एवं पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्व, स्वयं पृथ्वी भी परिवर्तनशील होती रहती है, पृथ्वी में भी गति होती है। पृथ्वी या उसके ऊपर जो सभी तत्व मौजूद है, उसके सभी तत्व चाहे वो जड़ हो या चेतन, सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक, सभी तत्व परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम इसमें देखें तो इसमें देखिए परिवर्तन के साथ हमेशा बदलते रहते हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तु हैं वे सब परिवर्तनशील होती रहती हैं। इसके संबंध में फ्रांसीसी जो विद्वान हैं जीन ब्रून्स, फ्रांसीसी विद्वान या भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रून्स ने इसके परिवर्तनशीलता के संबंध में उन्होंने कहा है
कि प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक वस्तु या तो घट रही है और या फिर बढ़ रही है। ये कथन किसका है? फ्रांसीसी विचारक जीन ब्रूस ने कहा है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या तो घट रही है या फिर बढ़ रही है। ठीक है, वास्तव में कुछ भी गतिशील या स्थायी नहीं है। उनके अनुसार कुछ भी गतिशील है, स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सब जो है प्रकृति की प्रत्येक वस्तु है वो गतिशील है, स्थायी नहीं है। ठीक है, इसके आगे हम देखें कि प्रकृति में प्रत्येक जीव या पदार्थ का एक जीवन चक्र होता है। ठीक है, आगे हम इसके सभी पदार्थों के जीवन चक्र के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से कोई भी वस्तु प्रकृति में उसका जन्म होता है, उसका विकास होता है और फिर उसकी समाप्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से प्रकृति में सभी वस्तु का एक जीवन चक्र होता है। जैसे मान लीजिए प्रकृति में कोई भी जीव है, ठीक है, जैसे आप प्राणी समझ लीजिए, तो प्राणी का सबसे पहले क्या होता है? प्राणी उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद उसका विकास होता है और लास्ट में उसकी समाप्ति होती है। जैसे मानव के बारे में हम देखें तो मानव का सबसे पहले जन्म होगा। ठीक है, उसके बाद उसका बाल्यकाल आएगा, बाल्यकाल के बाद में प्रौढ़ावस्था, बाल्यकाल के बाद में किशोरावस्था, और फिर उसकी मृत्यु या फिर उसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मानव के जीवन में भी एक चक्र आता है, वैसे प्रत्येक वस्तु के जीवन काल में एक चक्र बनता है। पहले उसका जन्म होता है, फिर उसका विकास होता है, उसके विकास के विभिन्न पक्ष उसके सामने आते हैं। इस प्रकार से उसका विकास संपूर्ण होता है और फिर लास्ट में जाकर उसकी समाप्ति निश्चित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, मतलब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का नियम है। मतलब कोई भी वस्तु, क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, गतिहीन नहीं है। उसमें परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, वह बदलती रहती है। ठीक है, तो फिर इसके बारे में हम आगे देखें कि प्रकृति में परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। ठीक है, ये हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रकृति में परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन ये प्रकृति में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, कौन सी कारक इनके लिए उत्तरदायी होते हैं, हम इन कारकों के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसमें 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला कारक है भौतिक शक्तियाँ, जैविक शक्तियाँ। पहला कारक है भौतिक शक्तियाँ, दूसरा कारक है जैविक शक्तियाँ। ठीक है, और इसमें तीसरा जो कारक है वो है मानव शक्ति। ठीक है, इस प्रकार से इन 3 कारकों के द्वारा प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। तो आज हम हमारी जो पहले जो शक्ति है भौतिक शक्ति, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भौतिक शक्ति के द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। देखिए, भौतिक शक्ति में भी हम पढ़ते हैं कि इसमें जो 4 प्रकार से परिवर्तन इसके अंतर्गत होते हैं। पहला देखिए, पृथ्वी के ग्रह संबंध। पहला इसका जो कारक है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। दूसरा इसका जो कारक है वो है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। दूसरा इनका जो कारक है, अगला कारक है सौर शक्ति। सौर शक्ति, और फिर है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति।
इस प्रकार से भौतिक जो शक्तियाँ उनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहली है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, दूसरी है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, तीसरा है सौर शक्ति और चौथा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक शक्तियाँ में किस प्रकार से पृथ्वी पर परिवर्तन होते हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर या फिर पृथ्वी के धरातल के ऊपर परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो भौतिक शक्तियाँ ही है। जैसे मान लीजिए भौतिक शक्तियों में 2 कारक मुख्य हैं, जो एक है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ और एक है बाह्य शक्तियाँ। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए आंतरिक शक्ति के द्वारा तो पृथ्वी के ऊपर असमानताएं उत्पन्न की जाती है, असमानताएं। ठीक है, असमानताएं किस प्रकार से उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के आंतरिक या फिर भूगर्भ में कोई हलचल हुई और हलचल के द्वारा पृथ्वी के नीचे से बल लगा और पृथ्वी के धरातल के ऊपर जैसे पहाड़ों का उत्पन्न हो गए, या फिर पहाड़ों का निर्माण हो गया, पठारों का निर्माण हो गया। इस प्रकार से धरातल के ऊपर असमानताएं विद्यमान हो गई। ठीक है, और जो बाहरी शक्तियाँ हैं जैसे अपर्दन के जो कारक हैं उन कारकों के द्वारा उन पठारों को अपर्दित करके समतल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार से भौतिक कारकों में जो 2 कारक मुख्य हैं, एक तो है आंतरिक शक्तियाँ और एक है बाहरी शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियों के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग से बल लगाकर पृथ्वी के धरातल के ऊपर पर्वतों का निर्माण किया जाता है, और बाहरी शक्तियों के द्वारा जैसे अपर्दन के कारकों के द्वारा उस पर्वत को काट कर या फिर उसका अपर्दन करके समतल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं पृथ्वी के जो ग्रहीय संबंध है। देखिए ग्रह संबंधों के द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं तो जो सौर परिवार के 9 ग्रहों की तरह पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है जो अपने कक्ष के चारों ओर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, और यह जो पृथ्वी है वो अपने कक्ष पे परिक्रमण करती करती सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण भी करती है, जिससे भी कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे पृथ्वी के परिक्रमण करने के कारण ही जो दिन रात बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। एक तो दिन रात बनने का कारण है, दिन रात का बनना। ठीक है, एक ऋतु परिवर्तन, एक होता है ऋतु परिवर्तन। ये सब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से ही होता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है। इन्हीं ग्रहीय संबंधों के कारण पृथ्वी पर पवन पेटी, ताप पेटी और वायुदाब पेटी का भी आविर्भाव होता है। कौन कौन सी पेटियां निर्मित होती है। पवन पेटी, दाब पेटी, पवन पेटी, ताप पेटी और वायुदाब पेटी और ताप पेटी, वायुदाब और ताप पेटी विकसित होती है। ठीक है, ये सब परिवर्तन, ये तीनों जो परिवर्तन है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही होते हैं। इस प्रकार से पहला हमारा जो कारक था पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, पृथ्वी के ग्रहीय संबंध के कारण भी ये परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है दिन रात का बनना, दूसरा परिवर्तन है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, कभी ऋतु में साल में 6 ऋतु आती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, है ना, बसंत, ये सब ऋतु का जो परिवर्तन होता है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध के कारण ही होता है। और पृथ्वी के ऊपर जो पवन पेटियाँ विकसित होती है, वायुदाब पेटियाँ विकसित होती है और ताप पेटियाँ विकसित होती है, वो किसी के कारण से होती है, पृथ्वी के आपसी ग्रहीय संबंध के कारण से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।